मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के बारे में। चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ इस विधेयक को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के बारे में हमारे संविधान में भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में बताया गया है, जिसमें चुनाव आयोग संबंधी विभिन्न नियुक्तियां और चुनाव आयोग की क्या क्या भूमिका होगी, किस तरह वह पारदर्शिता के साथ कार्य करेगा, ये सभी जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में बताया गया है। संसद में 21/12/23 को चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 पारित होता है और इसका उद्देश्य रहता है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति को पारदर्शिता के साथ करना और चुनाव को पारदर्शिता के साथ संचालन करना। तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में यह विधेयक है। कहानी शुरू होती है अनूप बर्नवाल के रिट याचिका के, और वो कैसे है। अनूप बर्नवाल ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को मिला हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति करेगा, जो संसदीय कानून के अधीन है। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सलाह लेकर करता है, जबकि ऐसा संविधान में नहीं है। तो इसी को उन्होंने आधार बनाया और उन्होंने बताया कि अगर हम प्रधानमंत्री से सलाह लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे तो उससे जो है वो ईसीआई यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो खत्म हो जाएगा और कार्यपालिका को जो है वो शक्ति प्रदान करेगा। तो इसीलिए उन्होंने याचिका दायर की और उन्होंने मांग किया कि इसके लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम होना चाहिए, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉलेजियम का तात्पर्य जो सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रक्रिया के अनुसार होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ 4 जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश का पैनल होता है, यानी कि भारत के टॉप जस्टिस का एक पैनल होता है और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उन्होंने मांग किया कि ऐसी कोई कॉलेजियम होना चाहिए जो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे, जिससे उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। इस याचिका में नवंबर 2022 में फैसला आया। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये जो प्रक्रिया है वो जो है सही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमको पुरानी जो प्रक्रिया है उसको बदलना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक समिति का गठन किया। किस समिति का गठन किया? एक समिति गठन किया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष का बहुमत दल का नेता शामिल होंगे, यानी तीनों शामिल होंगे और वो तीनों जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब इसमें देखिए पेच कहाँ फंसा। पेच फंसा इन तीनों के बीच में। इलेक्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष नेता तीनों हो गए अलग अलग। अलग अलग का तात्पर्य क्या? यानी कि विपक्ष नेता अपना ओपिनियन देगा, प्रधानमंत्री अपना ओपिनियन देगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन देगा। यानी कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का बोलबाला नहीं रहेगा। जो व्यक्ति उचित रहेगा, जिनमें 2 व्यक्तियों का समर्थन होगा, वहीं आगे जाकर चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन का जो मेन है मुखिया बनेगा, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा और चुनाव आयुक्त बनेगा। यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई उसमें जो है किसी का एकाधिकार नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति का पैनल आएगा उसमें तीनों का राय लिया जाएगा और जो तीनों का राय होगा वो फिर आगे बढ़ेगा। तो इसी वजह से एक कानून बनने के पीछे रीजन ये था कि अगर इसमें से हम
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग कर लेते हैं और उसके जगह कोई अन्य सदस्य लाते हैं, तो यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको मजबूती प्रदान होगी और वो अपना पक्ष जो है अच्छे से मजबूती से रख सकता है। इनडायरेक्टली कहूं कि वो जिसको चाहेगा वो जो है अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पीएम और विपक्ष के नेता का जो तीनों पैनल है वो मिलकर क्या करेगा, ईसीआई और ईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नामों की सिफारिश करेगा। यह नामों की सिफारिश जो है कहाँ जाएगी, राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति जो है उन नाम की सिफारिश के आधार पर फिर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेगा। तो इस नियुक्ति में जो है किसी का बोलबाला नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। साथ ही साथ अंबेडकर जी ने भी उस समय कहा था कि चुनाव मशीनरी जो कार्य है उसको सरकारी नियंत्रण से बाहर रखना चाहिए ताकि सरकार का उस पर कोई प्रभाव ना हो और चुनाव आयुक्त जो है यानी चुनाव आयोग जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ जो है अपना कार्य संपूर्ण करे, अपना जवाबदारी पूर्ण करे। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है निर्णय दिया था कि इसमें तीनों रहेंगे और तीनों मिलकर जिस पे आम राय सहमति बनेगी वही जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और चुनाव आयुक्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ साथ एक और शब्द कहा, उसने कहा यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक संसद जो है इस पर अलग से कानून नहीं बना लेता। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून, यह नियम जो है, जो समिति का नियम तब तक अपनाई जाएगी जब तक संसद जो है इस पर अलग कानून नहीं बना लेता। और यही शब्द जो है, यही सुप्रीम कोर्ट का वाक्य जो है आधार बना चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 को पारित करने में यानी कि बनाने में। अब आगे बढ़ते हैं। इस विधेयक जो अभी पारित हुआ है उसमें क्या क्या है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जिस 5 सदस्यों का पैनल तैयार किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता करेगा कैबिनेट सचिव। उसमें एक सदस्य कैबिनेट सचिव है जो अध्यक्षता करेगा और उसके बाद में विपक्ष का जो बहुमत दल का नेता होगा वो उसका सदस्य होगा। बाकी 3 सदस्य को हम खोजेंगे यानी कि ढूंढेंगे और इसी वजह से इस समिति का नाम क्या रखा गया, खोज समिति रखा गया। अब 3 सदस्य जो आएगा वो जो है इन दोनों के सहमति से आएगा। ठीक है, 3 सदस्य को वो ढूंढ के लाएगा, खोजेगा। तो 3 सदस्य ही इसका आधार बनेगा। अगर मान लेते हैं कि ये 3 सदस्य अगर सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार जिनकी रहेगी उनके द्वारा रखा जाएगा, तो ऐसा संभावना हो सकता है कि जो सदस्य आएंगे हो सकता है कि वे अपना पक्ष जो है, जो कैबिनेट सचिव अध्यक्ष जो रखता है उसको दे दे, क्योंकि पैनल जो है, पैनल में जो व्यक्ति पाया जाएगा वो तो अपने आप में गुणवान होगा, उन सभी का ज्ञाता होगा। तो उन पैनलों में से अगर 3 सदस्य में से अगर 2 सदस्य भी कैबिनेट सचिव या सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं, सरकार के पक्ष में राय देते हैं, तो वो व्यक्ति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बन सकता है। तो इसी वजह से इस 5 सदस्यीय पैनल में एक कैबिनेट सचिव रखा गया और दूसरा रखा गया विपक्ष का सबसे बड़े दल का नेता। 3 सदस्यों को खोजा जाएगा। अब पैनल क्या करेगा, जो भी नाम आएगा उसकी पैनल जो है उनमें से सिलेक्ट करके उस नाम की सिफारिश करेगा। वो सिफारिश किसके पास जाएगा, वो सिफारिश राष्ट्रपति के पास जाएगा और इसी पैनल के सदस्यों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति क्या करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तो पहले क्या होता था, पहले जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता तीनों मिलकर जो है जिस नाम को फाइनल करता था वो नाम राष्ट्रपति के पास जाता था। लेकिन अब नया कानून बनने के पश्चात क्या हो जाएगा, जो कैबिनेट सचिव है, विपक्ष का नेता है और 3 सदस्य हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, वो जो है जिस नाम की सिफारिश करेगा वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार का पक्ष पुनः मजबूत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार जो है बिल्कुल अलग हो रही थी। तो सरकार का पक्ष है इस जो नए विधेयक में मजबूत रहेगा और इनडायरेक्टली मैं कहूं कि वो जिस व्यक्ति की सिफारिश करेगा वो आगे जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त बनेगा। अब आते हैं इसके बाद आगे में, राष्ट्रपति
जो है वो उसके वेतन का, उनके सेवा शर्त का निर्धारण करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त है वो कैबिनेट सचिव के समान होगा और उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलेगा। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन अभी कितना होता है, तो अभी वर्तमान में 2,50,000 रुपए जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 है और इतना ही वेतन जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है 2,50,000 और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उसका 2,25,000 है। तो यहाँ पर बताया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका जो वेतन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा, जो 1991 के एक्ट के तहत दिया जाएगा। अब इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जा रहा है। अब इसको हटाने का प्रक्रिया क्या है? इसको हटाने का प्रक्रिया क्या है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे हटाने की प्रक्रिया होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, सर किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव पर चर्चा होगा, बहस होगा और बहुमत, विशेष बहुमत के आधार, बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होगा। ध्यान रखिएगा दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति फिर दोनों सदनों के पारित विधेयक के विशेष बहुमत के आधार पर फिर उसको किसको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वो अपने पद से हटा सकता है अगर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अपने पद का दुरुपयोग करता है। तो इस प्रकार से उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। अब इसका कार्यकाल, तो कार्यकाल वही रहेगा जैसा 6 वर्ष का अधिकतम या फिर 65 वर्ष जो भी पूर्ण होता है, सबसे पहले जो भी पूर्ण होता है या तो 6 वर्ष का कार्यकाल वो पूर्ण करेगा या फिर यदि इसकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये जो विधेयक था इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसका मेन उद्देश्य था कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति कैसे करें, क्योंकि सरकार इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल से हटाना चाहती थी, है ना, और उन्होंने वो सफल भी हो गई क्योंकि वहां पर उसके जगह में 3 सदस्य आ गए, 3 और 1 4 सदस्य आ गए, ठीक है, और 4 सदस्यों के आने से सरकार का पलड़ा इस पर भारी हो गया। मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि इसमें जिस व्यक्ति का नाम पैनल के अंदर आएगा और जो फाइनल ये 5 सदस्यीय टीम करेगी, घुमा फिरा कर कहूँ तो सरकार जो नाम फाइनल करेगी वही जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त होगा। तो ये था चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के बारे में जिस पर हमने गहन चर्चा किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और हमेशा इसको जानना जरूरी है।